हेलो बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर रूबरू हुए हैं। इधर ग्रीष्मावकाश हो गया था, जिसके कारण क्लासेस नहीं चल रही थी और 7 जून के बाद से क्लास स्टार्ट हुई है। हालांकि मैंने 7 जून के बाद भी कुछ क्लास दी हुई थी, तो अब 1-1.5 महीना तो काफ़ी छुट्टी हो गई। आप लोगों ने काफ़ी मस्ती भी की होगी, काफ़ी आराम भी किया होगा। आराम तो आप 3 महीने से कर रहे हैं, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आराम ख़त्म। अब आप देख रहे हैं कि आज की ही न्यूज़ है कि भारत में भी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है कोरोना, यानी कि अब इसकी दर और तेज़ी से बढ़ेगी और इसका केवल एक ही बचाव है, सुरक्षा जो है इसका केवल बचाव ही है, क्योंकि इलाज तो कोई नहीं है। बस इलाज ये है कि हम आप घर पे बैठ कर के इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें और तैयारी करते रहें, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम हो तो कम से कम हम प्रिपेयर रहें। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परिस्थितियों को समझते हैं, समस्याओं को भी समझते हैं, तो उन समस्याओं के अनुरूप आप अपने को ढाल भी सकते हैं। तो अब जबकि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और पठन पाठन का सत्र फिर से प्रारंभ हो रहा है, तो एक बार फिर आप लोगों को शुभकामना के साथ कि आगे का जो समय है वो आपके लिए सुखदायी हो और आप लोग तन मन से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। भले ही घर रहें, लेकिन अच्छे से तैयारी करें। मेरा लेक्चर तो इसके पहले काफ़ी गया, कई पाठ हमने पढ़ा चुके हैं। आज भी मैं एक संस्कृत का सेकंड लास्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, यानी संस्कृत के कोर्स में केवल एक चैप्टर बचा हुआ है और 5 मैंने पढ़ा दिया, 6ठा आज मैं पढ़ाऊँगी, एक चैप्टर आपका और बचा हुआ है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि संस्कृत पूरा मैं ख़त्म कर दूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप उसको वीडियोज़ पढ़े ही हैं, आप उसको देखते रहिए और आपकी तैयारी होती रहे। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका पंचशील सिद्धांत। पंचशील जो कि महात्मा बुद्ध जी ने पंचशील के नाम से लोगों को उपदेश दिया था, तो वो सिद्धांत हमारे आज के आधुनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में और सांसारिक जीवन सब में उतना ही प्रभावकारी है जितना उस समय था। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सरल भी हो जाएगा और सहज भी हो जाएगा, बशर्ते हम उन सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करें। तो इसके पहले ये हमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमारे बारे में तो आप बहुत कुछ जान गए होंगे, इतने दिन से आपको बता रही, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बार भी मेरा रिज़ल्ट साहित्यिक हिंदी 12th का आया था और हिंदी का भी 10th का रिज़ल्ट आया था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब मुझे पर्टिकुलर सब बच्चों का तो नहीं पता है, 1-2 बच्चों ने बताया है। तो एक बच्ची का तो 90, जिसने बताया उसका 93 है, एक का 91 है। वैसे तो बहुत बच्चे थे, हमें अभी चूँकि स्कूल खुला है, रिज़ल्ट तो सबका हमें मिला नहीं, हमें जानकारी नहीं है। और उसी तरह से इंटर में भी साहित्यिक हिंदी पढ़ाया था, तो सामान्य हिंदी 1 साल बाद आता है। अब की बार फिर सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो साहित्यिक हिंदी का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। बच्चों ने बताया 85-90 के बीच में सभी बच्चों का गया है। चूँकि साहित्यिक हिंदी थोड़ा सा सामान्य से टफ़ होती है, तो ये बात हम बच्चों को बार बार समझाने की कोशिश भी करते हैं कि साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी आपको लगती एक जैसे है, लेकिन दोनों के बीच में एक पतली सी रेखा है। अब ये रेखा का तात्पर्य क्या है? इस रेखा का तात्पर्य है कि साहित्यिक हिंदी में हमारी जो विचारों की अभिव्यक्ति है, हमारे जो शब्दों का संयोजन है, हमारे जो लिखने का तरीका है, वो थोड़ा सामान्य से अलग होता है। सामान्य वाले ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, इसीलिए हमने कहा कि हमारे पढ़ाए हुए सामान्य हिंदी के बच्चे तो 96 तक ले गए हैं, और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि
चूँकि साहित्यिक है तो आपसे उम्मीद की जाती है साहित्यिक तर्ज की। और सामान्य वाले चूँकि साइंस पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होता है, उनके साइंस के विषय कठिन होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि इतना भी बच्चे ने लिखा है तो काफ़ी लिखा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सिंपैथी जुड़ जाती है, थोड़ा सा चेक करने वाले का दिमाग भी जो है थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन साहित्यिक के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि साहित्यिक हिंदी के बच्चों को चैप्टर्स वही हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका वही है, लिखने का तरीका सिर्फ आपको बदलना है, जो कि हम बार बार क्लास में जब पढ़ाते हैं तो लिखवाते भी हैं, आपको बार बार बताते भी हैं कि बेटा इस चीज़ को ऐसे लिखिए, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। अब अगर आप उसे उतारेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कॉपी पर लिखेंगे नहीं, तो नंबर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि नंबर तो आपको कॉपियों पर ही मिलेगा ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि साहित्यिक हिंदी के बच्चों को थोड़ा सा उनका जो लेवल है विचारों का, लिखने का, वो सामान्य से ऊंचा होना चाहिए। कोई बात नहीं, समझ में आएगी धीरे धीरे बातें बेटा, चूँकि शायद हम भी आपकी उम्र में रहे होंगे तो इतने नंबर तो पहले आते नहीं थे कभी, आज इतने आने लगे हैं। पहले 70-75 नंबर भी आना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग 80s 90s के पढ़े हुए हैं, तो अब तो पहले तो डिस्क्रिप्टिव पूरा होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं जिसमें कि पूरे नंबर हम लोगों के मिल जाते हैं। हम लोगों के समय में ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। कोई बात नहीं, शायद ये उम्र ऐसी होती है कि मैच्योरिटी आती है, लेकिन सब थोड़ा देर से आती है समझने में। कुछ बच्चे जो समझ जाते हैं तो परेशान मत होइए। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, बार बार अभ्यास करिए। तो बार बार अभ्यास करने से शायद आपको ये सीख मिलेगी। शायद हम आपको बता रहे हैं, हम भी इतने नंबर अपने समय में नहीं पाए थे, जबकि अच्छे स्कॉलर्स में गिनती होती थी, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता था, फर्स्ट डिवीज़न ही हमेशा आते थे, चाहे वो होम एग्ज़ामिनेशन हो चाहे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो, सब में आते थे। लेकिन परसेंटेज इतना हाई नहीं जाता था, इतने अच्छे नंबर भी नहीं आते थे। तो कहना आसान होता है, थोड़ा करना कठिन। अब चूँकि हम मैच्योर हो चुके हैं, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में अब पता चल चुका है, हम आपको बता सकते हैं। लेकिन बताते इसीलिए हैं कि जो गलतियाँ हमने की वो आप ना करिए, क्योंकि गलतियों से सबक लेना ही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। तो अगर आपको इतना अनुभव मिल रहा है, इतनी जानकारी मिल रही, तो आप अपनी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए, उसे दूर करने की कोशिश करिए। कई बच्चों ने बार बार हमसे लेक्चर के लिए कहा, मुझे खुशी हुई कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लेक्चर का। तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साल भर आपके सामने ही रहेंगे। लेकिन ये परेशान मत होया करिए कि रोज़ का रोज़ लेक्चर आएगा, जब भी आएगा सूचना आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपका कोर्स 2 या 3 महीने में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अगला 2-3 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहेगा, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। आपके पास, हमारे पास तो एक विषय है, आपके पास 5 विषय है, तो आपको और विषय भी पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपसे ज़्यादा हमें चिंता है। हम ये सोच रहे 2-3 महीने में अगर कोर्स ख़त्म हो जाए आपका, तो हम आपको और अच्छे से रिवीजन करा सकें। लेकिन थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने ना तो शेयर किया ना लाइक किया, क्योंकि मेरा ये वीडियोस इस साल इस पर तब तक दोबारा नहीं चलेगा जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो आप लोग ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही साथ आपके आस पड़ोस, दूर दराज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो उनको भी आप मेरा लिंक भेज दीजिए, जिससे कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। उनको तो फ़ायदा मिलेगा और मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये मेरे बारे में BA MA मेरी क्वालिफ़िकेशन है, B.Ed है, और एक्सपीरियंस तो हमसे पढ़े हुए बच्चे जान रहे हैं, करीब 15 साल से तो हम यही पढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक स्कूल में पढ़ाया, तो बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो ये मेरे बारे में बात हुई। चलिए अब उसके आगे हम जो है आपको अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। पंचशील सिद्धांत, यानी कि पंचशील के सिद्धांत।
इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हमने दिए हैं, लेकिन अब हमने ये सोचा कि आप लोग चूँकि बड़े हो चुके हो, हर कुछ लिखा लिखाया नहीं होना चाहिए कि हर कुछ हमें सामने लिखा हुआ हो। कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में नोट करना चाहिए। जब तक दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें स्टोरेज नहीं रखेंगे, तब तक दिमाग का खर्च कहाँ से होगा। तो हमने कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं, अर्थ तो हम सब शब्द का बताएंगे। तो उन शब्दों के अर्थ को आपको अपने दिमाग में रखना है, याद करके रखना है। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आपकी उम्र इतनी तो है नहीं, जैसे हम लोग हैं भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि अब हम लोगों की उम्र हो चुकी है। धीरे धीरे हमारी जो याददाश्त क्षमता है वो कम हो रही है। लेकिन आज तक चीज़ें याद हैं, तब हमने पढ़ा था, और चूँकि 16-17 साल से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते हमें याद हो गया। तो आप भी अब चीज़ों को अपने दिमाग में रखने की कोशिश किया करिए। हर चीज़ के लिए ये कोशिश मत करिए बेटा कि हर कुछ सामने है हम उठा के देख लें, संभव नहीं होता है ना। तो इसीलिए शब्दों के अर्थ हमने दिए, कुछ दिए हैं, कुछ जो है हम आपको बताते जाएंगे और वो आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय लेते हुए आगे चैप्टर की ओर चलते हैं। पंचशील सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः। शिष्टाचार विषयका का अर्थ है शिष्टाचार संबंधी, और सिद्धांता माने सिद्धांत। तो पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धान्तान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। एतान माने इन, शास्ति स्म माने उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध एतान माने इन, पंचापि पांच, सिद्धान्तान सिद्धांतों का, पंचशीलमिति नामना, नामना माने नाम से, पंचशील नाम से, स्वशिष्यान माने स्व माने अपने, शिष्यान माने शिष्यों को, शास्ति स्म माने उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयम शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अतएव धन अयम, अतएव अयम है ना, तो अतएव धन अयम, अतएव माने इसलिए, अयम माने यह, शब्द शब्द, अधुना अपि माने आज भी, तथैव माने वैसे ही, स्वीकृतः माने स्वीकार किया गया है। इसलिए यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धान्ताः क्रमेण एवं सन्ति। इमे माने ये, सिद्धांता माने सिद्धांत, क्रमेण माने क्रमशः, एव सन्ति माने इस प्रकार हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, यानी हिंसा न करना। सत्यम, सत्य माने सत्य बोलना। अस्तेयम माने चोरी न करना। अप्रमादः, प्रमाद न करना। ब्रह्मचर्यम माने ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे समझ में, ये उसका अर्थ है। उसी के आगे चलिए। बौद्ध युगे इमे सिद्धान्ता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे,
माने बौद्ध काल में या बौद्ध युग में। इमे माने ये, सिद्धांत माने सिद्धांत, वैयक्तिक जीवनस्य षष्ठी विभक्ति, वैयक्तिक जीवन के, अभ्युत्थानाय माने उत्थान के लिए चतुर्थी विभक्ति, प्रयुक्ता माने प्रयोग, आसन माने थे, प्रयोग होते थे। बौद्ध काल में, बौद्ध युग सप्तमी विभक्ति, बौद्ध काल में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्य, परम माने किंतु, अद्य माने आज, किंतु आज, इमे माने ये, सिद्धांत, राष्ट्राणाम माने राष्ट्रों की, परस्पर मैत्री परस्पर मित्रता, सहयोग कारणानि माने सहयोग के हेतु। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, बीच में और नहीं लगा इसलिए हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु विश्वबन्धुत्वस्य, विश्वबन्धुत्व, विश्वशान्तेश्च, विश्वशान्तेः, धन च, इसका संधि विच्छेद दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्वशान्तेः धन च, यानी और विश्व शांति के, साधनानि माने साधन, संति माने है। अब फिर से देखिए, परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशीलसिद्धान्तान्यधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायकस्य यानी राष्ट्रनायक या राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के सह माने साथ, भारतस्य षष्ठी विभक्ति भारत की, मैत्री माने मित्रता, पंचशील सिद्धांतान धन अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांत धन अधिकृत्य, अधिकृत्य माने आधार पर, पंचशील सिद्धांत के आधार पर, एवा भवत माने हुई थी, एव धन अभवत, एव माने ही, अभवत माने हुई थी, लंग लकार। फिर से देखिए, अब राष्ट्रनायक से राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर एव ही अभवत माने हुई थी। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, निष्ठावन्तौ माने आस्था रखने वाले, यतो माने क्योंकि, उभावपि माने दोनों देश, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावन्तौ माने आस्था रखने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्ताः नवीनम
राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः का मतलब ग्रहण कर लिया है। आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत ने नवीन माने नए राजनैतिक स्वरूप को गृहीतवन्तः माने ग्रहण कर लिया है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप को या नए राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थितः, और च माने और वे इस प्रकार हैं। व्यवस्थितः माने इस प्रकार, और वे इस प्रकार हैं। आगे समझ में। अब ये क्या है देखिए, अब किस प्रकार इनको व्यवस्थित किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। किमपि राष्ट्रं कस्य चनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। कस्याचानयस्य, इसमें दो शब्द मिलकर हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है संधि विच्छेद। कस्यचन धन अन्यस्य, कस्यचन धन अन्यस्य का मतलब अन्य किसी से या दूसरे किसी से, अन्य का मतलब दूसरे। तो कस्यचन धन अन्यस्य, दूसरे किसी के। अब देखिए, किमपि माने कोई भी, राष्ट्र माने राष्ट्र, कस्य चा अन्यस्य, किसी अन्य, किसी अन्य या अन्य किसी से, तो वो वाक्य सही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा किसी अन्य। राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, आंतरिकेषु माने आंतरिक, विषयेषु माने विषयों में, कीदृशम अपि माने किसी भी प्रकार का, व्याघातम माने हस्तक्षेप, न माने नहीं, करिष्यति माने करेगा। यहाँ भविष्य काल है, लृट लकार। कोई भी राष्ट्र अन्य किसी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र, परस्पर माने एक दूसरे की, प्रभुसत्ता, प्रादेशिकीम अखंडतांच माने प्रादेशिकीम, धन अखंडताम, धन च, तीन शब्द, प्रादेशिकीम धन अखंडताम, धन च माने और प्रादेशिक अखंडता का मतलब प्रादेशिक अखंडता का, और प्रादेशिक अखंडता का सम्मानिष्यति, लुट लकार, सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम एक दूसरे का समानता माने समानता का, व्यवहरिष्यति माने व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण नाक्रस्यन्ते। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम परेण कि कोई भी, राष्ट्रम धन उपरेण, कोई भी, किमपि माने कोई भी राष्ट्र दूसरे से
नाक्रस्यन्ते माने आक्रांत नहीं होगा। आक्रांत का मतलब आक्रमण नहीं करने से, अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे पर नाक्रस्यन्ते माने आक्रमण नहीं करेगा। चौथा है किमपि राष्ट्रं परेण नाक्रस्यते, कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शान्तया रक्षयन्ति। सर्वाणि अपि, सर्वाणि धन अपि माने सभी, राष्ट्र माने राष्ट्र, मिथः अपने अपने, स्वाम माने अपनी अपनी, प्रभुसत्ता का, शांतया माने शांति से, रक्षयन्ति माने रक्षा करेगा। सर्वाणि अपि राष्ट्र मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम, मिथा माने सॉरी हमने अपनी अपने, स्वाम माने अपनी अपनी, मिथा माने परस्पर। तो सर्वाणि अपि माने सभी, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, मिथा माने परस्पर या एक दूसरे की, अपनी परस्पर या हाँ एक दूसरे की, अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेगा या करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत परराष्ट्रस्य सार्धं स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य, विश्व के, यानि माने जो भी, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, शांतिम इच्छन्ति माने शांति चाहते हैं। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि माने वे, ईमान माने इन, नियमान अंगीकृत, नियमान धन अंगीकृत, अंगीकृत माने स्वीकार करके, नियमान माने नियमों को, नियमों को स्वीकार करके, पर राष्ट्रस्य सार्धम, तीन शब्द हैं, पर राष्ट्रैः धन सार्धम, पर माने दूसरे, सार्धम माने साथ, सह साकम सार्धम, राष्ट्र माने राष्ट्र, दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम, अपने मित्रता के भाव को, दृढीकुर्वन्ति माने दृढ़ करते हैं। फिर से देखिए, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो भी राष्ट्र, शांतिम इच्छन्ति शांति चाहते हैं, तानि माने वो, ईमान माने इन, नियमान अंगीकृत नियमों को स्वीकार करके, परराष्ट्रस्य सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम अपने मित्रता के भाव को, दृढ़ीम कुर्वन्ति माने दृढ़ करते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त। छोटा सा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी, सबसे इजी चैप्टर था ये आपका। पूरे संस्कृत में सबसे सरल चैप्टर यही वाला है। तो ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक चैप्टर और बचा है, सुभाषित रत्नानी, वो भी हम आपको पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे। आपका संस्कृत का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, हमें बताने की कोशिश करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ पर भी आप जा कर के मेरे सारे लेक्चर को देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे शायद मैंने अपना लेक्चर हटा लिया। नहीं बच्चों, हमने हटाया नहीं, सारे लेक्चर वहाँ पड़े हुए हैं। आप जब भी चाहें, जब आप उसे देख सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक किया करिए। जैसे ही आप खोला करिए, सबसे पहले लाइक का बटन दबाया करिए, इसको पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर जो आपसे लिंक में हो उनको सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। बस यही एक आपसे हमारा रिक्वेस्ट है और यही हम आपसे मांग रहे हैं। इसके अलावा मुझे नंबर चाहिए बोर्ड का, तो सिर्फ इतना ही करिए। शायद आपकी बदौलत बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल जाए। बहुत से ऐसे बच्चे जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, शायद उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो बस अपने अनुभव को हम बांटना ही चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा स्वार्थ है, इस स्वार्थ की पूर्ति सिर्फ इसलिए सिर्फ इतना ही कि आप उसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।